माननीय उपसभापति महोदय, आप डॉक्टर भी हैं, इस बात का आप उसकी विस्तृत जी व्याख्या बच्चों का ही डॉक्टर हूँ। जी, इसीलिए कहा ना मैं कि आप इसकी विस्तृत व्याख्या कर सकते हैं। ये मेरा दुर्भाग्य था कि मैं पहले से नहीं जानता था कि इतना महत्वपूर्ण विधेयक आ रहा है। अचानक हमारे नेता ने कहा कि इस विषय पर बोलना है। मैं आभारी हूँ फौजिया खान जी का। वैसे भी वो जब भी खड़ी होती हैं तो कुछ न कुछ संवेदनशील विषय लेके ही सदन में आती हैं। मैं उनकी व्यक्तिगत रूप से प्रशंसा कर सकता हूँ और जैसा अक्सर कहा जाता है कि सही आदमी गलत जगह पर, ये भी कह सकता हूँ। आप भी वैसे ही हो, आपको भी तो मैं कहता हूँ चले आओ इधर। आप भी वैसे ही हो, आपको तो मैं खुला आमंत्रण दे चुका हूँ पिछले बजट में। अब मैं आपको कहूँगा आप भी ऐसे हो तो बड़ी समस्या हो जाएगी। और वास्तव में सर ऐसे विषयों पर कौन बैठ के सुनेगा और कौन पार्टिसिपेट करेगा अगर वो संवेदनशील नहीं होगा तो। डॉक्टर साहब एक विधेयक लेके आई हैं, ये भी उनकी संवेदनशीलता का परिचय है। और मैं जो चेहरों को देख रहा हूँ वो सब अपने अपने क्षेत्र के संवेदनशील जनप्रतिनिधि ही हैं। उपसभापति महोदय, मैं गोरखपुर में विधायक था, अपने ऊपर घटी हुई एक घटना बता रहा हूँ। एक विद्यालय में एक छोटे से बमुश्किल 3 या 4 साल का बच्चा, जॉन साहब सुनिएगा, 3, 4 या 5 साल का बच्चा होगा, प्ले स्कूल था, उससे थोड़ा सा बड़ा। उसके साथ विद्यालय परिसर में अनाचार हुआ। मैं वहाँ का विधायक भी था और बच्चों का डॉक्टर भी था। पहले दिन तो मैं घटना नहीं जाना, दूसरे दिन अखबारों में यह घटना छपी। छपने के बाद मैं उस परिवार के घर गया। घर जाके मैंने उनके परिवार से मनोज जी मुलाकात की। माँ बाप दोनों जवान, पहला बच्चा था उनका, और वो रो रहे थे। उनके बच्चे के साथ जो हुआ वो तो अलग हुआ था। उन्होंने अपने बच्चे को अधिकार दिलाने का प्रयास किया, उसके अधिकार की लड़ाई लड़ने का प्रयास किया। उसके प्रतिफल में उनके अपने समाज ने जो उनके साथ किया वो एकदम अलग था। पूरा विद्यालय प्रशासन, पूरा समाज पूरी ताकत से उस परिवार के ऊपर लूटा पड़ा था। अब जो होना था हो गया। छोटा बच्चा है, इसको क्या पता क्या हुआ है इसके साथ, ये तो भूल जाएगा। कोर्ट कचहरी मत करो। मैं उनके घर चला गया। मेरे घर से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर वो रहते थे। मैंने कहा कि आपकी क्या इच्छा है, लड़ना चाहते हैं या ख़त्म करना चाहते हैं? माँ बाप ने कहा डॉक्टर साहब हम लड़ना चाहते हैं, हमारी मदद करिए। मैंने एसएसपी के ऊपर दबाव बनाया। मैंने कहा किसी भी हालत में इस मसले पर एफआईआर लिख ही ली जानी चाहिए। एफआईआर लिख ली गई। मैं ये भी नहीं बताऊंगा उसका धर्म क्या था, मजहब क्या था, विद्यालय का नाम क्या था, और ये भी नहीं बताऊंगा कि उस प्रदेश में सरकार किस पार्टी की थी। मैं इस मुद्दे का राजनीतिकरण, मजहबीकरण, धार्मिकरण नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक सामान्य घटना है और हर जगह होती है। 2-3 दिनों तक उसके समाज का दबाव पुलिस के ऊपर पड़ता रहा। लखनऊ से भी फ़ोन आते रहे और यह हुआ कि मामले को दबा दिया जाए। वो माँ बाप रोज़ मेरे घर आते थे, अपनी पीड़ा बताते थे कि ऐसे ये कहा जा रहा है, ऐसे ये कहा जा रहा है मुकदमा वापस ले लो, कहा जा रहा है किसके पास चले गए,
वो तो घोषित है, अब जिस मामले में पड़ जाता है पीछे नहीं हटता। अध्यक्ष महोदय, फिर चूंकि मैं डॉक्टर था, उसको पर्सनली मैं उसको एक ऑफिशियल क्लिनिक में ले गया। एक प्राइवेट डॉक्टर ऐसे केसेस में मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कर सकता है। मैं उसको एक सरकारी सिस्टम में ले गया पर्सनली, और सरकारी डॉक्टर से मैंने कहा कि ज़रा इसका स्त्री अंग देखो, क्या सचमुच इसके साथ कुछ हुआ है। उन्होंने स्वयं भी देखा और मुझे भी दिखाया। स्पष्ट रूप से खून का धब्बा दिख रहा था। मैंने एसएसपी को फ़ोन किया और कहा कि सर, कब तक ये कितना जघन्य अपराध जो हुआ, आपके जैसा जघन्य और नीच आदमी कौन होगा। इतने बड़े अपराध को माँ बाप अगर लड़ना चाहते हैं तो आप उनके लिए खड़े नहीं हो रहे, राजनीतिक दबाव के कारण। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, आपने क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में हस्तक्षेप किया है। आपको उस बच्चे का, एग्जैक्टली बता रहा हूँ, आपको उस बच्चे का मेडिकल जांच कराने का अधिकार नहीं है। अच्छा हुआ जो आप एक सरकारी अस्पताल में कराए हैं। आप अगर पेशे से डॉक्टर थे और स्वयं अपने घर पे कर लिए होते तो अब तक मैंने आपको एफआईआर आपके खिलाफ कर दिया होता। और उसके बाद उपसभापति महोदय, दबाव बढ़ता गया। 5-6 दिन बाद उसके माता पिता मेरे घर आए, रोने लगे और रोकर उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। अब हमारे ऊपर जितना दबाव पड़ रहा है, हम इस कार्यवाही को आगे नहीं ले जा सकते। और उन्होंने लिख करके एसएसपी को दे दिया कि कृपया इस संदर्भ में, क्रिमिनल कोर्ट है, प्रोसीजर चला हो गया, मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। मैं क्यों कह रहा हूं, इतना महत्वपूर्ण विषय फौजिया जी लाई हैं, लेकिन हम अगर सोचते हैं कि इसका समाधान सिर्फ कानून से हो जाएगा तो यह असंभव है। इस अपराध पर रोक सिर्फ पुलिस कर लेगी, देश की न्याय व्यवस्था कर लेगी, कोर्टें सजा दे देंगी और अपराध पर डर के मारे नियंत्रण हो जाएगा। ऐसा सोचना इस पूरे मुद्दे का बहुत अल्पीकरण करना है। आप जितने भी देशों के आंकड़े निकालिएगा, ये कोई भारत में होने वाला अकेला अपराध नहीं है। पूरी दुनिया में ये अपराध होते हैं। कुछ देशों में अधिक केसेस सामने आते हैं, कुछ देशों में सोशल टैब्यूज के नाते, आर्थिक पिछड़ेपन के नाते, शैक्षणिक पिछड़ेपन के नाते, डर के नाते, दुनिया क्या कहेगी और बच्चे के भविष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जो इन केसेस को अंदर ही अंदर परिवार घुट के रह जाता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ा पाता। चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज जितना घर के अंदर होता है, जितना परिवार और नात रिश्तेदार के अंदर होता है, हमारे दोस्तों के साथ, दोस्तों के हमारे बहुत नज़दीकी संबंध से होता है, गांव के परिवेश में होता है, उतना बाहर नहीं होता। अब ये सारे सेक्सुअल अब्यूज आप चाहे पॉक्सो बना लीजिए 12 में, चाहे 19 में उसको दूसरा स्वरूप दे दीजिए। बहुत बार तो बच्चे जान भी नहीं पाते हैं कि उनके साथ कुछ हुआ है। कंसेंट फंसेंट तो बहुत दूर की बात है, उनके समझ में भी नहीं आता कि जो मेरे साथ हुआ वो क्या हुआ, जब तक कि वो घटना बार बार रिपीट नहीं होती है। और ये जो बार बार रिपीट होने की घटना है वो तो सिर्फ घर में ही हो भी सकती है, परिवार और नात रिश्तेदार उनके बीच में ही हो सकती है। मैं किसी रिश्तेदार का नाम लेकर के किसी रिश्ते विशेष को अपमानित नहीं करना चाहूँगा,
लेकिन सच यही है कि घर को ही आग लग गई, घर के अंदर का ये खेल है। तो मैं तो समझता था कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर अगर कोई विधेयक लाया जाने का प्रयास हो रहा है तो बहुत गंभीरता से इस पर विचार होगा। सरकार भी बहुत सारे काम राजनीतिक दबाव में करती है, जैसे पॉक्सो ही है। हम सब जानते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुआ। जो गंभीर सामाजिक चिंतन होना चाहिए था, जो गंभीर मनोवैज्ञानिक चिंतन होना चाहिए था, जो लोग इस प्रकार के काम करते हैं वो सामान्य आदमी नहीं हो सकते। वो मानसिक रूप से इनाल प्रोबेबिलिटी अधिकांशतः, तात्कालिक गर्मी चढ़ गई, कोई अपराध कर दिया तो बात दूसरी है, अन्यथा अधिकांशतः मानसिक रूप से वो डिरेल होते हैं। अब सवाल यह है कि हमारे देश में मानसिक स्वास्थ्य के जांच की कोई व्यवस्था नहीं। जान साहब, बड़ी संख्या में, थोड़ा सा आपको अचकच्चा लगेगा, इस देश की सबसे बड़ी संख्या इस देश के प्रभुत्व वर्ग में बैठे हुए लोगों का मानसिक रोग है और धीमे धीमे वो वहीं से होता होता नीचे चलता चला आता है। हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है कि हम पढ़ा तो देते हैं, एमए करा देते हैं, बीए करा देते हैं, एमएससी करा देते हैं, बीएससी करा देते हैं। कभी हमने किसी छात्र का साइको एनालिसिस कराने की चेष्टा किया? कोई सिस्टम नहीं। हम नौकरियों के लिए इंटरव्यूज कर लेते हैं, परीक्षाएं ले लेते हैं, इंटरव्यूज कर लेते हैं, इंटरव्यूज में परीक्षा संबंधित बातें कर लेते हैं। कभी हमने शिक्षक को रखते समय यह जानने की कोशिश की कि यह शिक्षक मानसिक रूप से कितना परिपक्व और कितना अस्थायी है या नहीं है? कतई प्रयास नहीं करते। जब तक, थोड़ी मेरी हिंदी है आपको मोहम्मद साहब, ओके, थैंक यू, थैंक यू सर, या मैं आपको बता रहा हूं उपसभापति महोदय, हमें अपने संपूर्ण व्यवस्था में दुनिया भर के बीमारियों का हम इलाज करते हैं, जांच करते हैं। मनुष्य के व्यक्तित्व का मूल्यांकन इस पूरी की पूरी शिक्षा पद्धति में, इस पूरी की पूरी सर्विस सिस्टम में, चाहे वो प्राइवेट सर्विस हो चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस हो, कहीं उसके मूल्यांकन का कोई प्रक्रिया है ही नहीं। हम किसी कुर्सी पर बैठे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं तो हम अच्छे हैं। हम किसी चीज को गलत समझ रहे हैं, इसलिए कुर्सी की मांग के अनुरूप वो रिजल्ट पूरा नहीं कर रहे तो हम बुरे हैं। आज के इस युग में हर आदमी धीमे धीमे मानसिक रूप से असामान्य होता चला जा रहा है। मैं राज्यसभा की चर्चा नहीं कर सकता, नहीं तो कोई प्रिविलेज मोशन दे देगा मुझको। सच यह है कि यहाँ की भी जांच हो जानी चाहिए। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, हंसी और मजाक में रहने लायक नहीं कह रहा हूँ। आप बोलिए। सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, अब एक बच्चे को अगर हमने एक सीमा से अधिक पुचकार दिया, वो भी पास्को है। हमने उसके नग्न हिस्से को खोल के देख लिया, वो भी पास्को है। हमने अपना नग्न हिस्सा उसको दिखा दिया, वो भी पास्को है। अब प्रश्न ये है कि अगर इतने छोटे छोटे अपराध हुए हैं, ये सिद्ध कैसे होगा? इसका एविडेंस कहाँ मिलेगा? मैं जिस केस में एविडेंस पाया, उस बच्ची के स्त्री अंग में खून का धब्बा, वहाँ तो मैं कुछ करवा ही नहीं पाया। जहाँ कोई एविडेंस नहीं है, मॉडलिंग के नाम पर, एग्जिबिशनिज्म के नाम पर, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मेल और फीमेल ऑर्गन्स के नाम पर,
वहाँ हम किस प्रकार की कार्यवाही करने वाले हैं, कौन सा प्राविधान कर देंगे जिसमें एक बच्चा कहेगा कि नहीं इसने मेरे अंग को छुआ था। क्या हम हर घर में सीसीटीवी लगा देंगे? हर बच्चे के बेडरूम में सीसीटीवी लग जाएगी, स्कूल के हर कमरे में सीसीटीवी लग जाएगा। खांची भर के तो स्कूल हमने कबाड़ की तरह खोले हुए हैं, जिसको देखो वही 3 कमरे में स्कूल खोल के खड़ा हो जाता है, की पढ़ाई करा लेता है। कि किसी एक प्रांत और किसी, मैं आपसे आग्रह करूंगा किसी एक सत्ता विशेष से जोड़ने की जरूरत नहीं है। बच्चा अपने रिश्तेदार के यहाँ जाएगा, वहाँ हो जाएगा, वहाँ सीसीटीवी लेके जाएंगे। बच्चे को आप हॉस्टल में रखेंगे, वहाँ हो जाएगा, वहाँ सीसीटीवी लेके जाएंगे। घर में आप ट्यूशन लगा देंगे, ट्यूशन लगाने वाला पढ़ाते पढ़ाते क्या कुकर्म कर देगा, वहाँ सीसीटीवी लगा देंगे। कार्य क्षेत्र में जहाँ कहीं ऐसा कोई अनाचरण हो जाएगा, कहाँ कहाँ लगा देंगे। इसीलिए कानून के माध्यम से अध्यक्ष सभापति महोदय, आंकड़े तो बहुत साफ हैं। मैडम की चिंता इसलिए भी ज़्यादा होगी क्योंकि ये आंकड़े देश में सबसे खराब महाराष्ट्र में हैं। मैं इसको मानता हूँ, कोई भी चिंता जब पैदा होती है तो स्थानीय परिस्थितियों की उपज होती है। जो आंकड़े हम लोगों के पास मैं देख पाया हूँ, 1 लाख बच्चों में 22,172 बच्चों के साथ, अब कल्पना करिए ये कितना परसेंटेज है। 1 लाख बच्चों में, ये सब डाटा है, आप कहेंगे तो मैं जमा कर दूंगा। 1 लाख बच्चों में 22,172 बच्चों के साथ 2020 में इस प्रकार की विभिन्न घटनाएं भारत में रिपोर्ट की गई। अब इसको फिर से ध्यान करिएगा, मैं कह रहा हूं भारत में रिपोर्ट की गई, यानी जैसे बर्फ हम पानी में डाल देते हैं, उसका ऊपर वाला टिप दिखता है, नीचे शेष हिस्सा पानी में होता है। ये रिपोर्टें टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं। जो हमें रिपोर्ट दिख रही है 1 लाख में 22,000, 20%, और ये 20% भी टिप ऑफ द आइसबर्ग है। यानी अगर हम गहराई में जाएंगे, ऐसा कोई बच्चा ही नहीं बचेगा जिसके साथ इस प्रकार के अनाचार न हो रहे हो। वो जान न सके बात दूसरी है, वो कह न सके बात दूसरी है, वो कह दे माता पिता समाज के डर से उसे छिपा दें इसलिए बात दूसरी है, परिवार के किसी आदमी ने किया है तो कहे किसने, यह बात दूसरी हो सकती है। हाँ, मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ इस बात को। इसके बाद वर्ल्ड पॉपुलेशन डाटा ने एक स्टडी किया, 2005 से लेकर 2003 के बीच में भारत की बच्चियों को 42% सेक्सुअल अब्यूज का डाटा मिला। भारत सरकार ने स्वयं इसकी जांच कराई तो जांच कराने पर कुल मिलाकर के 53%, 53% चाइल्ड अब्यूज का डाटा मिला। हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि 1704 जो रेप के केसेस हुए उसमें 215 सिर्फ बच्चों के साथ हुए, और हर साल का आंकड़ा अगर हम जोड़ते चले जाएं तो हमें आश्चर्य होगा जान करके ये आंकड़ा हर साल बढ़ने वाला आंकड़ा है। 2022 में 2021 के मुकाबले 21 में 36,381 केसेस हुए और 2022 में ये बढ़ करके 38,911 केसेस हो गए। और ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ किया नहीं, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि भाजपा सरकार ने कुछ किया नहीं है, मैं उसका यह राजनीतिकरण भी नहीं करूँगा। 2012 में जब पहली बार पास्को आया था तो पूरा देश जानता है कि किसकी सरकार थी यहाँ पर। 2012 में पहली बार पास्को आया था तो इन्हीं लोगों की सरकार थी, इन्होंने भी कानून लाने का काम किया है। लेकिन जो बात मैं कह रहा था कि कानून से अगर चीज़ें नियंत्रित हो जाती तो वास्तव में ये कुछ और स्थिति बनी होती। जो सबसे बड़ी समस्या है सभापति महोदय,
हमें लगता है कि उनके साथ एक सेक्स हो गया, उनको पता नहीं। बाल मन बड़ा कमज़ोर होता है, बहुत जो चर्चा कर रही थी फौजिया दी, बाल मन बहुत कमज़ोर होता है और उसके दिल और दिमाग में एक बार कुछ चीज़ें घर कर जाएं तो वो निकलती नहीं है। हम लोग के पास बहुत से ऐसे मरीज आते हैं सभापति महोदय, जो दांत चबाते हैं, बाल नोचते हैं, दांत किटकिटाते हैं, रात में पेशाब करते हैं, अकेले में डरते हैं, बुरे बुरे सपने आते हैं, माँ के सिवाय किसी के साथ रहना नहीं। माननीय सदस्य प्लीज कंक्लूड करें। जी प्लीज कंक्लूड करें। मैं आपसे आग्रह करूंगा मैडम, इतना महत्वपूर्ण विषय है। जी मैं समझती हूँ, लेकिन पार्टी ने मुझसे कहा है कि इस विषय को ठीक से रखिए, तो इसलिए मुझे समय दीजिए, अन्यथा मैं तो निर्देश मानने वाला व्यक्ति हूँ। आप जिस समय कहेंगे मैं उस समय रुक जाऊंगा। तो अध्यक्ष महोदय, जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो उन बच्चों के ऊपर, ये जो आज के आपको मानसिक रूप से विकृत दिखते हैं ना, इनमें से भी अधिकांश अपने बचपन में मानसिक रूप से इस प्रकार के अपराधों के शिकार हो चुके होते हैं। उनके मन में भी ये बैठा रहता है कि किसी ने मेरे साथ ऐसा किया था, और उनके अंतर्मन की ये भावना जब वो बड़े होते हैं तो उन्हीं चीज़ों का वो बदला लेने के लिए उत्सुक होने लगते हैं। करीब करीब हमारे यहाँ एक बड़ी कॉमन बीमारी होती है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। सामान्य भाषा में, मैं उसको बच्चों की भाषा में बता रहा हूँ। इस प्रकार के अपराध के शिकार बच्चे जो घबराते रहते हैं, डरते रहते हैं, स्कूलों में पढ़ना छोड़ देते हैं, विद्यालयों में जवाब देना छोड़ देते हैं, एक जगह गुमसुम बैठे रह जाते हैं, कभी आंख से आंख नहीं मिलाते हैं, टीचर कोई काम कर दे करके नहीं लाते हैं, पहले से उनका स्कोर घट जाता है, उनकी राइटिंग पहले से और अधिक खराब हो जाती है। यह सारे जो साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं, ये वास्तव में कहीं ना कहीं इन्हीं अपराधों के गर्भ से पैदा हुए होते हैं। जो हम लोग के देखने में इधर मानसिक रोग बढ़े हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो, छोटे छोटे बच्चों में 11-11, 15-15 साल के बच्चे आज भीषण डिप्रेशन के शिकार होते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत से बच्चों के ऊपर कंडक्ट, व्यवहार का डिसऑर्डर बहुत जिद्दी हो गया, बहुत चिनैल हो गया, बात बात पर सामान पटक देता है, सड़क पर ज़मीन पर लेट जाता है, किसी की नहीं सुनता है, घर में कोई आता है तो जानबूझ के घर के लोगों के सामने बदतमीजी करता है, स्कूल में मारपीट करता है। इस प्रकार की बीमारियां, या पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, अक्षरों को समझता नहीं है, गणित नहीं समझ पाता है, जिसको हम लोग कहते हैं अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। ये सारी चीज़ें उपसभापति महोदय अगर रची बसी हैं तो इसी के इर्द गिर्द बसी हैं। इसलिए मैं आभार करूंगा माननीय फौजिया जी का। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं इसके लीगल पक्ष पर आऊंगा, क्योंकि लीगली हमने बहुत काम किया है और हमें बताना भी चाहिए। मैंने पहले बता दिया कि 2012 में पास्को आप लोग लेके आए थे, रमेश साहब, तो आपने भी कंट्रीब्यूट किया है इस अपराध के नियंत्रण में। मैं इसको मना तो नहीं कर सकता, लेकिन हमारी सरकार ने भी 2015 में जब वन स्टॉप सेंटर बनाया था, आज देश में करीब करीब 850-900 वन स्टॉप सेंटर चल रहे हैं, जहां आप चले जाएं तो आपकी मेडिकल भी जांच होगी, आपकी साइको एनालिसिस भी होगी, आपका एक्सरे भी होगा, आपको दवा भी मिलेगी, पुलिस भी वहीं आएगी, इन्वेस्टिगेशन अफसर भी वहीं आएगा। सब कुछ एक छत के नीचे। आज के दिन आप अगर घर में नहीं रहना चाहते हैं, कहीं और रहना चाहते हैं, कोई शेल्टर चाहते हैं, कहीं रेफर होना चाहते हैं, आज भारत सरकार ने 2015 में 1 अप्रैल में जो वन स्टॉप सेंटर की प्रक्रिया शुरू की थी, तकरीबन 900 केंद्र ऐसे पूरे देश में बने होंगे। ये इन्हीं बातों को लेकर के चल रहे हैं कि ये बच्चे पुलिस थाने में जा कर के, या रेप की शिकार महिलाएं भी पुलिस थाने में जा कर के अपना समाधान कब पाएंगी, उनके समस्याएं पहले से और अधिक बढ़ जाएंगी, ये एक सोच आती है। दूसरी चीज़, सभापति महोदय, बहन जी ने कहा पास्को को लेकर के, बहन जी को बताना चाहिए था कि हमने 6 अगस्त 2019 को
पास्को अधिनियम में परिवर्तन कर दिया है। अगर हम यही मान लें कि लीगल कार्यवाहियों से ही ये अपराध रुकने वाले हैं, वो एक अलग विषय है कि मैं मानता हूं कि नहीं रुकेंगे, लेकिन अगर हम ये मानते हैं तो 2012 और 2019 के बीच के पास्को एक्ट में ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो चुका है। सजाएं बदली जा चुकी हैं, सजाएं कड़ी हो चुकी हैं, सज़ा देने के समय निर्धारित किए जा चुके हैं। जैसे यदि कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करेगा 16 साल के बच्चे से नीचे का, तो उसको कम से कम 20 साल की सज़ा या संभव हो तो पूरे जीवन की आजीवन कारावास की सज़ा, उसके स्वाभाविक जीवन के खत्म होने तक की सज़ा, और फाइन इसलिए कि जिसके साथ ये अन्याय हुआ है उसका मेडिकल और साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन किया जा सके। इसके आगे फिर यदि कोई बहुत एग्रीवेटेड पेनिट्रेटेड, जैसे वो कांड हुआ था दिल्ली में, यदि कोई बहुत एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करेगा तो उसको 20 साल तक सामान्य इम्प्रिजनमेंट की जगह पर रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। बाकी नेचुरल फाइन इत्यादि तो रहेगा ही रहेगा। यदि कोई किसी बच्चे को या किसी को परसुएट करता है, लालच देता है, प्रलोभन देता है, डराता है, इस उद्देश्य से कि तुम यह सुई लगवा लो जिससे कि वो सेक्सुअल ऑफेंस और आसानी से कंडक्ट किया जा सके, उसके लिए और भी पहले से अधिक स्ट्रिंजेंट कार्रवाई की गई। चाइल्ड पोर्नोग्राफी ऑनलाइन, ये जो महाराष्ट्र में केस मिले हैं मैडम, उनमें 50% ऑनलाइन अपराध के मिले हैं। और हमारी सरकार ने ऑनलाइन अपराधों को जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर जो ढेर सारी चीज़ें आजकल दिखाई जा रही हैं, उनको जोड़ते हुए सोशल मीडिया और पोर्नोग्राफी इत्यादि को लेकर भी बहुत कड़े कड़े प्राविधान किए हैं 6 अगस्त को। और 6 अगस्त को प्राविधान किया है और 16 अगस्त 1919 को नोटिफाई कर दिया है। इसके अतिरिक्त अभी 2022 में हमारी सरकार ने, माननीय सभापति महोदय आपके संज्ञान में, जो मेरी संज्ञान में है, माननीय मंत्री जी उठेंगी तो बहुत कुछ बताएंगे। माननीय न्यायालयों के आदेश रहे हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत हर जिले में एक जुवेनाइल पुलिस यूनिट होनी चाहिए। मैंने केरल में देखी है अपने जो साहब, जब मैं पिछली बार उपचुनाव के प्रचार में गया था तो एक हॉस्पिटल में मैंने, केरल में मैं थाने में घुस गया तो थाने के बगल में एक बच्चों का कमरा अलग से बना हुआ था। वहाँ अलग से एक महिला पोस्टेड थी, एक सब इंस्पेक्टर पोस्टेड था, और बच्चों के खेलने उलने की सब सामग्री वहाँ रखी थी। मैं जो कि प्रत्यक्षदर्शी हूँ तो मुझे स्वीकार भी करना चाहिए इसमें। मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं आपके बुरे सिस्टम पर पूरा 2 दिन बोल सकता हूँ, समझे, क्योंकि मैं वहाँ का प्रभारी रहा हूँ, आपके सारे कुकर्म जानता हूँ। लेकिन फिलहाल जो अच्छा है उसको तो मुझे बोलना होगा। जब मैं अच्छा बोलूँगा तभी मुझे बुरा बोलने का अधिकार भी रहेगा। बस, अरे आप मेरे इतने प्रिय हैं, सबको पता है कि सारी जमाई एक और, जोरू का भाई एक और, तो स्वाभाविक रूप से हम आपकी प्रशंसा करेंगे, आप हमारी प्रशंसा करेंगे। तो हर जिले में जुवेनाइल पुलिस यूनिट लगाई जाए, एक डिप्टी एसपी स्तर का अधिकारी रखा जाए, साथ में हर थाने में एक चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर की नियुक्ति हो, और हर जिले में 2 सोशल वर्कर्स अटैच किए जाएं इस पुलिस थाने में। यह प्राविधान भी हमारी सरकार ने 17 अक्टूबर 2022 को किया है। उपसभापति महोदय, ये सब कहने के बाद भी मैं पुनः इस बात पर आता हूं और फौजिया खान जी से कहता हूं, बहुत गंभीर समस्या है, गहन विचार की ज़रूरत है। बहुत गहराई के साथ हमें अपनी संपूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में, हमारे सारे परीक्षा प्रणाली में हमने न जाने कितने विकृत लोग इस पूरे प्रक्रिया में पैदा कर दिए हैं, जो कहीं का गुस्सा कहीं उभारते हैं।
हमने सेक्स को लेकर इतने टेबूज बना दिए हैं कि बहुत से अतृप्त मन जो अपने आप को पब्लिकली संतुष्ट नहीं कर पाते, लीगली संतुष्ट नहीं कर पाते, इलीगली इन कामों को करने का प्रयास करते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि ये छोटे मोटे संविधान थाने में जाए तो ये कर ले तो वो कर ले, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हेयर स्प्लिटिंग है। आइए ये सदन मिल करके विचार करें, माननीय मंत्री जी इसमें सहमति दें और हमें एक अच्छा राष्ट्रीय स्तर का कार्यदल नियुक्त करें जो इन विषयों पर बहुत गंभीरता से और नए तरीके से विचार करें। धन्यवाद। धन्यवाद राधा मोहन अग्रवाल जी। जी श्री जयराम रमेश जी। शुक्रिया मैडम वाइस चेयरमैन जी। 19 दिसंबर 2019 को इसी सदन में इसी विषय पर चर्चा हुई थी और तब के चेयरमैन वेंकैया नायडू जी ने एक सांसदों की एक समिति बिठाई थी जिसमें 15 या 16 सांसद शामिल थे और उनको कहा गया कि आप इस विषय पर जो सोशल मीडिया, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल अब्यूज़ है, ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज़, इस पर आप विचार कीजिए, इसका अध्ययन कीजिए, विश्लेषण कीजिए और मुझे एक रिपोर्ट सौंपिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैडम वाइस चेयरपर्सन। मैं यही कहूँगा कि 25 जनवरी 2000